बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 जुलाई और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा, ज़िला खैबर और मिलिट्री का ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसके सामने फायरिंग हुई है और अमन मार्च में शरीक 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं और 12 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ये अमूमी खबर नहीं है। नॉर्मली हम बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी हलाकतों की खबरें देते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, लेकिन आपको शुरू में ही बता दूं कि ये अमूमी आम खबर नहीं है। इसका पस मंज़र ये है कि कल एक मासूम बच्ची बाग बाज़ार में, यहीं पर वादी तीरा में, माटर शेल लगने से, माटर गोला लगने से या उसके करीब फटने से वो बच्ची शहीद हो गई थी, जाँ बहक हो गई थी। उसकी शहादत के ख़िलाफ़ आज इलाके के लोगों ने एक अमन मार्च निकाला। उस अमन मार्च के अंदर उस इलाके के बहुत सारे लोग शरीक थे। वो अमन मार्च जो है वो लाकर बिठा दिया गया या खड़ा कर दिया गया या उसका एहतजाज करवाया गया मिलिट्री के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने। वहाँ पर हुई है फायरिंग और अब दोनों तरफ की जो बातचीत है वो अगर आप देखें या दोनों तरफ का जो मुद्दा है तो दोनों तरफें ये कह रही हैं कि फ़ायरिंग इस पार्टी ने की है, दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं, फ़ायरिंग दूसरी तरफ से हुई है। मसलन जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वज़ीर हैं सुहेल आफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा से MPA भी हैं, वज़ीर भी हैं, ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन को बेहतर जानते हैं। उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि रियासत पर काबज़ दरिंदे जो बिल्कुल ही अंधे हो गए हैं अपनी ताकत में और मासूम लोगों पर गोलियां बरसा के उनका कत्ल कर रहे हैं। हम पर वो जंग मुसल्लत कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते। जो लोग अमन चाहते हैं उन पर जंग मुसल्लत की जा रही है, ये कहना है सुहेल अफरीदी का। वाज़े तौर पर यहाँ पर इस ट्वीट से वाज़े होता है कि ये गोली कहाँ से चली। जब वो ये कह रहे हैं कि रियासत पर काबज़ दरिंदे, तो नज़र ये आ रहा है कि शायद यहाँ से उनका कहना बड़ा वाज़े है कि ये रियासती इदारों की तरफ से मिलिट्री का ये जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है इसकी तरफ से गालिबन गोली चली है। और इस सिचुएशन में अब 12 लोग ज़ख्मी हैं अभी तक की इतलात में, और 4 वहाँ पर शहादतों की या जाँ बहक होने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। अब ये आग से खेलने से मुतरादिफ सूरत हाल है जो बनती जा रही है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर है। और इमरान खान का जिक्र यहाँ मैं कहाँ से ले आया, वो इसलिए ले आया कि खैबर पख्तूनख्वा ने 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी इमरान खान को दी है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पूरी कौम को एक मुट्ठी में जकड़ा हुआ है या इकट्ठा किया हुआ है या एक लड़ी के अंदर परोया हुआ है। बाकी जो हमारे छोटे सूबे हैं उनके बहुत सारे इख्तलाफात या उनके बहुत सारे खदशात जो हैं हमारे रियासती इदारों से भी हैं, और सूबा पंजाब की एलीट जो है, अशराफिया जो है, भले ब्यूरोक्रेसी हो, भले फ़ौज हो, भले बिज़नेस में हो, सबके साथ उनके बहुत सारे खदशात भी हैं, उनके बहुत सारे एतराज़ात भी हैं, गिले भी हैं, गुस्से भी हैं। एक इमरान खान है जो सबको इकट्ठा कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर वज़ीरस्तान के ऑपरेशंस हों या सवात के ऑपरेशंस हों, उनके ज़ख़म अभी तक नहीं भरे। याद कीजिए पिछले व्लॉग में ही ये बताया जा रहा था कि 94,000 लोगों को वादी तीरा से निकालने का फ़ैसला किया है और वहाँ पर ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया है। अभी आप देखिए, अभी सिर्फ फैसला किया गया था तो वहाँ पर सिचुएशन किस तरह की इरप्ट हो गई है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मिलिट्री लीडरशिप जो है, मसलन आसिम मुनीर और उनके साथी, उनको ये समझ नहीं आ रही कि ऐसी जगह पर जो तगड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो ही सीमेंट का काम करती हैं, वो बुनियादी तौर पे सब चीज़ों को जोड़ती हैं, लेकिन ताकत का नशा हम पर इतना है कि हम लगातार गलत फ़ैसले कर रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है, खुदा ना करे ये मज़ीद ख़राब हो, ये खुदा ना करे कि वहाँ पर मज़ीद आग भड़के, खुदा ना करे कि ये गोली कहीं रियासत की तरफ से ना चली हो। अगर इस तरफ से चली है तो आप समझ ही सकते हैं कि ड्रोन हमलों में पिछले महीने के अंदर कोई मेरे ख्याल 18 लोग शहीद हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले 2-3 महीनों के अंदर। तो लोगों के अंदर गम व गुस्सा है, एक तरफ दहशतगर्दों से वो बेचारे जाँ बहक हो रहे हैं, दूसरी तरफ से रियासती इदारों के भी निशाने पर तकरीबन वही लोग हो जाते हैं। तो सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन दगरगूं हो रही है। मेरी गुजारिश यही है कि रीसेट करें सारे सिस्टम को, ये चीज़ें बहुत दूर जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने मुल्क को ऐसा नुकसान पहुंचाएं जो हम में से किसी ने भी ना सोचा हो, ना गुमा कर रहा हो। मैं सेक्टर कमांडर तीरा से ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये अख्तियार किसने दिया कि पुरअमन शहरियों पे
आप गोली चलाए। हमने तो ये बंदूक इंडियन को मारने के लिए दिया है, कौम के बच्चों को शहीद करने नहीं दिया। अगली खबर की तरफ चलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो खबर है ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, हमें इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ पता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर अभी तो 4 वहाँ पर लोगों के जाँ बहक होने और 12 के ज़ख्मी होने की, अब हो सकता है 2 घंटे के बाद ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो। अभी तक दोनों साइड का वर्जन मैंने आपके सामने रख दिया है। 2 मोतबर जो नाम हैं उनके मैंने आपके सामने ट्वीट्स रख दिए हैं। ये ग्राउंड में कोई अभी आधा पौना घंटा पहले ये खबर, या घंटा पहले ये खबर मीडिया पर आई है, तो अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। एक तरफ वादी तीरा में क्या हो रहा है, वादी तीरा में हमने ऑपरेशन करना है, 94,000 बंदे को निकालना है। दूसरी तरफ सिगरेट, जी हाँ, सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों को अब पाक फौज कंट्रोल करेगी। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं, ये कल डीजी ISPR साहब की तरफ से टिकर्स जारी किए गए हैं, लेकिन बेचारे शहबाज शरीफ का नाम बीच में लिखा गया है। टिकर उधर से इशू हैं, लेकिन डाल शहबाज शरीफ के ऊपर दिए गए हैं। लेकिन चलें, फैसला तो शहबाज शरीफ से ही करवाया है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो सिगरेट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, उनमें ज़्यादातर लोग टैक्स चोरी करते हैं। सिगरेट अगर वो 1,000 बनाते हैं तो मार्केट में बेचने के बाद वो बताते हैं कि हमने तो सिगरेट सिर्फ जो है वो 100 बनाया या 200 बनाया, मतलब बहुत बड़ी तादाद में टैक्स चोरी करते हैं। मौजूदा हुकूमत कहती है 300 अरब का टैक्स चोरी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे याद है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मैं उन मीटिंग्स में होता था। इमरान खान साहब ने ट्रेस एंड ट्रैक एक सिस्टम पूरी दुनिया में मुरव्वजा तरीका है ऐसी टैक्स चोरी पकड़ने के लिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू AI भी उसमें इस्तेमाल होती है। ऐसे कैमराज इंस्टॉल कर दिए जाते हैं जो तमाम जितनी भी क्वांटिटी अंदर आती है और जाती है उसको वो मॉनिटर करते हैं और ऑटोमेटिकली सिस्टम्स के अंदर अपडेट करते हैं। जब वो कैमराज लगाने की और ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लगाने की बारी आई तो जनरल बाजवा साहब ने अपना किरदार अदा किया और इमरान खान के उस प्रोजेक्ट को फेल किया। ना सिर्फ ट्रेस एंड ट्रैक को फेल किया जिसमें से ये टैक्स की चोरी पकड़ी जा सकती थी, बल्कि जो बंडल आइलैंड सिंध के अंदर कर रहे थे इमरान खान, उसको भी उन्होंने ही फेल किया। इसी तरीके से जो लाहौर के अंदर वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे उसको भी बाजवा साहब ने फेल किया। इसी तरीके से जो EVM की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इमरान खान लाना चाहते थे उसको भी बाजवा साहब ने, और भी बहुत सारी बातें होंगी लेकिन ये तो सामने सामने नज़र आ रहा था। हमें तब भी नज़र आता था कि बाजवा साहब इसको या उनके साथी इसको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना चाहते। तो अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, क्योंकि ये बड़ी तगड़ी हैं, ये लॉबिंग भी करती हैं, माल पानी भी लगाती हैं, ये लोगों के ज़मीर भी ख़रीदती हैं और हर तरह से कुछ तो इनके अंदर में से कोई सेनेट में पहुंचे हुए हैं, कुछ मालकान सेनेटर बने हुए हैं, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। तो ये बड़ी तगड़ी लॉबी है। इमरान खान ने इनको हाथ डाला था। मसलन आप ये देख लीजिए कि जो हमारी बाजी मरियम औरंगज़ेब हैं, उनके जो शौहर हैं वो एक बहुत बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी के अंदर वो भी बड़े ओहदे पर हैं। फवाद चौधरी बार बार कह चुके हैं कि उन्होंने कई दफ़ा ये मीडिया पर बयानात दिए कि ये जो मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, इनके शौहर जो हैं वो मरियम औरंगज़ेब को इस्तेमाल करते हुए उनकी जो कंपनी है वो फ़ायदे लेती रही है। ये रिपोर्टेडली या फवाद चौधरी साहब के मुताबिक उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि ये इनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसका फ़ायदा वो लेते हैं। तो ये ताने बाने बहुत गहरे हैं सिगरेट के पूरे काम के। लेकिन अब इसका हल क्या निकाला हमने? हल हमारे पास वही है जो फील्ड मार्शल साहब हर चीज़ का निकालते हैं। हल ये है कि अब मिलिट्री की 2 प्लाटून जो है, मुझे नहीं पता प्लाटून में कितने लोग होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 50, 60, 70 तो कम से कम होते ही होंगे या 80। ये जो भी फ़ौज के अंदर अफसरान हैं या जो हमारा ये व्लॉग देखते हैं वो मेजर हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा, मैं नहीं जानता, मेरी माजरत। लेकिन ये खबर पक्की है कि 2 प्लाटून जो हैं वो यहाँ पर लगेंगी। कुछ लोग कहते हैं शायद 150 के करीब लोगों को यहाँ पर, अफसरान और जो दूसरे एहलकार होंगे 150 के करीब होंगे जो इस फैक्ट्री के ऊपर बिठाए जाएंगे। इस फैक्ट्री में होता क्या है, जो हरा पत्ता है, टबैको, आपको पता है कि जैसे पालक होती है, या मजाक ना मेरा बना लीजिएगा, मैं जिनको टबैको का नहीं पता उनको बता रहा हूँ, वैसे मुझे पता है वो पालक नहीं होती ज़ाहिर है, लेकिन वो ग्रीन रंग का उसका पत्ता होता है, थोड़ा मोटा और काफ़ी बड़ा पत्ता होता है टबैको का।
उस पत्ते को बाद में जब प्रोसेस करते हैं तो उसको फिर जाहिर है जो सिगरेट के अंदर जिस तरह का टबैको होता है ड्राई और ब्राउनिश, उस तरह का टबैको वो उस ग्रीन पत्ते से बहुत सारी उसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद वो उस तरह का वो जो फैक्ट्री है जहाँ पर वो सारी प्रोसेसिंग होती है वहाँ पर इमरान खान ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाना चाहते थे ताकि कितना टबैको अंदर आ रहा है उसका पता जो है और कितना टबैको बन के वहाँ से निकल रहा है उस हिसाब से टैक्स लगा दिया जाएगा। अब वो करने की बजाय अब हमने वहाँ पर 2 प्लाटून बैठा दी हैं। फौजी भाई जो हैं वो पता नहीं वहाँ बैठ के एक एक सिगरेट भरेंगे जो वहाँ पर टबैको होगा उसको तोलेंगे या क्या करेंगे। अब ये कहीं ये ना हो कि जो जवान सिगरेट नहीं पीते उसे आप तंबाकू के अंदर रखें, वो सिगरेट ही पीना शुरू कर दें बेचारे। और शुक्र करें आने वाले दिनों में तो आपको पता ही है भंग की भी हम काश कर रहे हैं और भी चीज़ें कर रहे हैं दवाइयाँ बनाने के लिए। अब कहीं उस तरफ भी ना प्लाटून लगा दीजिएगा, कोई किसी नए ही ना चक्कर में हम पड़ जाएं कि हम सारे सिगरेट के भी माहिर हो जाएं, भंग के भी माहिर हो जाएं, और अगर कोई सूटा मार लें तो ये ना हो उधर से कोई जंग वंग शुरू हो जाए और हमने सूटे मारे हुए हों। तो थोड़ी सी मेहरबानी करें हुजूर, हर चीज़ में आप हमारे इस इदारे को घुसा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में तीरा वादी और दूसरी जगहों पर हमारे साथ क्या हो रहा है। आप यहाँ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की जगह पर 2 प्लाटून लगा रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अपनी फ़ौज को हर चीज़ के अंदर, कल को अब ये इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाने हैं कि वहाँ करप्शन हो रही है और जो 2 प्लाटून लगाई उनके अफसरान और एहलकार जो हैं वो मिलके इस टैक्स को खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बॉर्डर पे हमारे लोग लगे हुए हैं लेकिन वहाँ से आपके सामने स्मगलिंग होती है, धड़ल्ले से हर रोज़ होती है। और इसी तरीके से एयरपोर्ट्स के ऊपर आपके सामने वीडियोस आ चुकी हैं कि जो एएनएफ है जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस के ही लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो भी वीडियोस आ चुकी हैं कि वो भी कई दफ़ा पैसे पकड़ते हुए उनकी वीडियोस भी आई। तो ये हम जब सिविलियन एरिया के अंदर फ़ौज को इतना पेनिट्रेट करवाते हैं तो उससे फ़ौज का जो एक फ़ौज क्योंकि कौम का वक़ार होती है, कौम पूरी कौम अपनी कोई भी कौम जो है वो अपनी फ़ौज से मोहब्बत करना चाहती है, फ़ौज को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहती। लेकिन जब हम सिविलियन एरिना के अंदर फ़ौज को बार बार लेके आते हैं तो हम फ़ौज को ख़ुद से ही कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ी सी नज़रसानी कीजिए, मेहरबानी कीजिए, ये काम ना कीजिए, ये मेरी गुजारिश है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इसाक डार साहब ने, एक तरफ तो हमारा हाल ये कि हमारी 2 प्लाटून जो है वो सिगरेट टबैको और सिगरेट भरेंगी, बेचेंगी, टबैको सुखाएंगी, इस काम पे लगा दी हमने। दूसरी तरफ इसाक डार कह रहे हैं कि हम चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकते हैं और दोनों ममालिक को करीब ला सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं ज़रा अगली 2 खबरें देता हूँ, इसमें मैंने कोई तज्जिया नहीं करना। चले हैं हम मतलब चौधरियों की लड़ाई में, हाथियों की लड़ाई में जो चिड़िया है वो फुदक रही है, तो हमने पुल का किरदार अदा करना। ज़रा अगली 2 खबरें सुन लें फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगली खबर ज़रा सुनिए, वो ये है कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त, फूड अथॉरिटी का तरनौल में बड़ा छापा, कोई तकरीबन 25 मन वहाँ से गधे का गोश्त बरामद हुआ है। एक गैर मुल्की भी गिरफ्तार हुआ है। गोश्त जो है वो बैरून मुल्क भी भेजा जा रहा है, अंदरून मुल्क भी बेचा जा रहा है और बहुत सारे वहाँ पर 50 से ज़ायद जिंदा गधे भी पकड़े गए हैं। जी हाँ, 50 से ज़ायद जिंदा गधे अंदर थे जो स्लॉटर हाउस था। अब वहाँ गधे बेचारे ज़ाहिर है ज़िबा होने गए थे वो, और उसके साथ साथ जो 25 मन जो गोश्त है गधे का वो वहाँ से बरामद हुआ है। तो हमने चीन और अमेरिका के दरमियान ब्रिज बनना है और हालत हमारी ये कि हमें ये नहीं पता कि हम खोते का गोश्त खा रहे हैं, मैं गधा जानबूझ के नहीं कह रहा, या कुत्ते का गोश्त खा रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन बनना हमने ब्रिज है चीन और अमेरिका के दरमियान, नीचे नहीं। अगली खबर सुन लीजिए, उससे भी आपको हंसी और आएगी। करेंसी डीलर्स ने ISI से मदद मांग ली, डॉलर की स्मगलिंग शुरू हो जाए तो इदारों को हरकत में आना पड़ता है। कल खबर परसों रिलीज़ करवाई थी जो हमने आपसे शेयर की थी। बोस्तान खान साहब ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि हमारी मुलाकात DGC फैसल नज़ीर साहब से हुई है और उन्होंने हमसे पूछा है कि डॉलर क्यों महंगा हो रहा है। हमने उन्हें बताया इसलिए हो रहा है, फिर उन्होंने एक्शन लिया। वो जाहिर है वो ख़बर अच्छे तरीके से नहीं गई, ना जानी थी, वो ख़बर ही अच्छी नहीं थी, उसकी डायरेक्शन ही अच्छी नहीं थी, वो पता नहीं किसने करवा दी थी। बोस्तान खान साहब से हो गई, वो भी हो सकता है ट्रैक एंड ट्रेस वाले सिस्टम पर सिगरेट भर रहे हैं बोस्तान खान साहब बैठे, उनको भी समझ नहीं आई कि क्या रिलीज़ जारी करनी, उन्होंने रिलीज़ जारी कर दी। अब उस रिलीज़ को रिवर्स करने की अगले दिन कोशिश की जा रही है और अब खबर क्या लगवाई गई है कि DGC ने इनको नहीं बुलाया था बल्कि इन्होंने उनसे मदद मांगी थी। भाई इनको मदद मांगने की क्या ज़रूरत है? डॉलर का रेट ऊपर हो या नीचे हो,
उससे मनी चेंजर को क्या फ़र्क पड़ता है? उसने तो अपना कमीशन कमाना है, उसने को डॉलर घर में थोड़ी बनाने हैं जो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ये ऐसे ही है, अगर आप एक किराने की दुकान पे हैं, पीछे से चीज़ महंगी हो जाती है, आप आगे महंगी बेचेंगे, आपको उसमें क्या परेशानी है? तो बहरहाल क्योंकि कल खबर गलत चली गई थी और उससे हजीमत हुई थी कल, और जाहिर है ये खबर बनती भी नहीं थी कि बोस्तान खान साहब ये बताएं कि ISI के जो DGC हैं उन्होंने हमें बुलाया है और बुला के ये कहा है कि डॉलर क्यों ज़्यादा हुआ है, और फिर उन्होंने एक्शन लिया और 60 पैसे डॉलर कम हो गया। तो उस खबर से हजीमत ज़्यादा हुई, फ़ायदा कम हुआ, इसलिए अब उस खबर को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ये कहा गया है कि असल में मनी चेंजर्स ने ISI से मदद मांगी थी। मतलब उन्होंने FIA से नहीं मांगी, IBC ने नहीं मांगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री से नहीं मांगी, पुलिस से नहीं मांगी, वजारत सनत व तजारत से नहीं मांगी, नहीं, सीधा ISI से उन्होंने मदद मांगी। माशाल्लाह, शशके हैं जी। और हमने ब्रिज बनना है चीन और अमेरिका के दरमियान, आपने ये भूलना नहीं। अगली खबर बहुत ही मज़ेदार है, अब आपने पूरी तवज्जो से ये खबर सुननी है और ये मेरा ख्याल इस व्लॉग की सबसे तगड़ी खबर है। ये एक लाहौर चैम्बर के सदर हैं मियाँ अबूज़र शाद साहब, और क्या ज़बरदस्त आदमी है, क्या मुहिब्बे वतन आदमी है। इनके एक एक लफ्ज़ से खूने जिगर टपक रहा है, इनके एक एक लफ्ज़ से हुब्बुल वतनी जो है वो टपक रही है। इनके एक एक लफ्ज़ के अंदर ईमानदारी की खुशबू आ रही है। इनके एक एक लफ्ज़ से पता चल रहा है कि इनके सीने में दर्द है, दिल वाला नहीं, कौम का। तो ये पहले सुनिए, इनके हत्थे चढ़ गए एहसन इकबाल। इन्होंने जो एहसन इकबाल की दुर्गत बनाई, जो दुर्गत बनाई, एहसन इकबाल को छुपने को जगह नहीं मिल रही थी, वो बेचारे आगे से माफ़िया मांग रहे थे, इन्होंने उन्हें माफिया कह दिया तुम लोग डाकू हो, 40 साल से हुकूमत कर रहे हो, 200 अरब तुम लोगों का बाहर पड़ा है डॉलर, और कुछ उनके पल्ले नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैंने आपको माफिया नहीं कहा, उन्होंने कहा तुमने कहा है। ये ज़रा सुनिए अबूज़र शाद साहब ने बातें क्या की हैं, लेकिन ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैंने आपको 4 वीडियोस दिखानी है, आप हैरान हो जाएंगे इस स्टोरी का एंगल क्या निकलेगा। ये ज़रा अबूज़र शाद साहब की पहली वीडियो सुनिए। अपने मिनिस्टर साहब की बात बड़ी खूबसूरत लगी, अकबाल हसन साहब की, कि माफियाज है। तो सर हमारी सियासत में भी तो माफियाज हैं जो 40 साल से एक ही जगह पे बैठे हैं। IBP का 24,000 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, ये माफियाज नहीं तो किया है। और 25,000 अरब रुपए अंडर नुमाइशिंग और स्मगलिंग का हो गया, अफगान ट्रेड का, ये भी माफियाज नहीं किया है। और ये जो बजट आपने पेश किया ये माफियाज नहीं किया है। अगर आप माफियाज हमें समझते हैं तो आप माफियाज से कम है। 40 साल से आप हुकूमत में बैठे हैं, आपने क्या तरक्की की है? सुन लिया आपने। अब आपका दिल भी कह रहा होगा कि यार क्या दबंग आदमी है। अब जरा अगली वीडियो सुनिए। अगली वीडियो जो है वो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन्होंने। जो टैक्स लगाए गए नए, उसमें इन्होंने कहा है कि इमरान खान की जब हुकूमत थी तो 35% गुर्बत थी पाकिस्तान में। गलत कह रहे हैं, 35 नहीं थी गुर्बत, जो है वो 20 के आंकड़े में थी, 30 के आंकड़े में नहीं थी। लेकिन चले, कह रहे हैं अबूज़र साहब, उन्होंने कहा 35% गुर्बत थी और अब 45% गुर्बत हो गई। बड़े दबंग तरीके से ये कहा उन्होंने कहा कि 135 अरब इन्होंने IMF का देना है, हमसे पूछ के ये कर्जा लिया था। देखें कितनी दबंग बातें करता है ये बंदा, मुझे तो बड़ी परेशानी, इतना सच बोल रहा है ये बंदा। फिर उन्होंने कहा यूके के पास टोटल 13 गाड़ियां, वहाँ की गवर्नमेंट के पास, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी और सारे मिलके 1 लाख गाड़ी चला रहे हैं। उनका पेट्रोल, उनका खर्चा, हमने कभी बिजनेसमैनों ने पूछा कि वो कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो आप लोग जवाब दें हमें। आप जवाब क्यों नहीं देते? फिर उन्होंने कहा कि 8200 अरब तो आप सूद में अदा कर रहे हैं, 8200, 8,200 अरब आप सूद में अदा कर रहे हैं, हमसे पूछ के कर्जे लिए थे आपने। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आपने 24,000 अरब, जी हाँ, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी कि 24,000 अरब रुपए के नुकसान हुए हैं IPPs के अंदर, ये बिजली के। उन्होंने कहा वो पैसा आप खा गए, किकबैक्स की शक्ल में पैसा दुबई में पड़ा हुआ है आपका। ये हुकूमत को कह रहे हैं वो, एहसन इकबाल के तो मुंह पे उनकी बेइज्जती की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी हुकूमत को कह रहे हैं कि किकबैक्स में आपके लंदन, स्विट्ज़रलैंड, दुबई, हर जगह पर पैसे पड़े हैं। ये ज़रा अफगान ट्रेड में वो कह रहे हैं 200 अरब डॉलर जो है, 2,000 अरब जो रुपया है, 2,000 अरब रुपया वो चोरी कर लिया आपने। ये सब कुछ उन्होंने जो कहा, उसके आखिर पर उन्होंने कहा कि मैं अगर मर गया तो मैं शहीद हूँगा और मेरी मौत की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। और सीने पे हाथ मार के उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, जो किसी ने करना कर लो, है ना। मुझे तो लगता है ये बंदा तो जो है वो भगत सिंह निकला है बिजनेसमैन कम्युनिटी में। क्या ज़बरदस्त आदमी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा टुकड़ा सुनिए, अभी 2 वीडियोज़ रहती हैं वो मैंने सुनवानी है, आपने मेरे साथ रहना है। ये सुनिए वीडियो। जिस दिन इन्होंने इमरान खान की हुकूमत टैकल की है उस दिन आपके पास 35% सतह गुर्बत थी और ये समझदारों ने 45% कर दी है। 135 अरब डॉलर आपने देना है IMF का, उसका हिसाब वजीर चला रहे हैं, उसका हिसाब देना ना कितना पेट्रोल बनता है। और भाई 8,200 अरब रुपया आप सूद दे रहे हो, अगर लिया तो बताओ कहां खर्च किया है।
वो सारी किक बैक में लंदन पड़ा है, दुबई पड़ा है, अमेरिका पड़ा है, स्विट्जरलैंड में पड़ा है। वो किन के अकाउंट है? मैं बड़े सीधे लफ्ज़ में कहता हूं, कोई इसमें लगी छुपी नहीं है। टीटीआर पे अगर मुझे कुछ हो तो मौजूदा हुकूमत पे इसका कत्ल का पर्चा होना चाहिए। मैं अपना राइट मांग रहा हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा हक है कि मेरा 100 रुपया टैक्स है। सुन लिया आपने। अब आपका खून जरा एक पाव ज्यादा हो गया कि हमारी माएँ बाँच नहीं हुई, हमारे यहाँ भी ऐसे वलवला अंगेज बेटे पैदा हो रहे हैं। हमारे अंदर चलो अगर कोई जज आगे पीछे कर लेता मामला, कोई सियासतदान, कोई वकील, कोई जर्नल अगर आगे पीछे काम कर लेता तो खैर है। हमारे बिजनेस में ऐसे बंदे आए जो सच्ची कड़वी सीधी सीधी बात कर रहे हैं, मौके पे जुर्माना कर रहे हैं, मुनाफकत नहीं कर रहे, जो सच बात है वो कर रहे हैं। तो अब आपको अगली वीडियो इनकी दिखाते हैं। ये वीडियो है जब इन्होंने पीटीआई का धरना और एहतजाज हो रहा था तब रिकॉर्ड करवाई थी। इन मौसूफ ने कहा था कि ये जो एहतजाज है ना, ये मुल्क के बड़ा खिलाफ है, इससे इंतशार फैल रहा है और इस एहतजाज से हर घंटे 8 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। फिर इनकी गिनती पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, कैसे किसी ने इनकी गिनती इतनी तेज़ कर दी। इन्होंने कहा दिन में 200 अरब, वो 24 घंटे से भी काम ऊपर निकल गया, 24 घंटे से भी काम ऊपर निकल गया। 8 अरब घंटे का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 24 घंटे से ज़्यादा निकलेगा काम। उन्होंने कहा कि 200 अरब 24 घंटे में जो है वो मुल्क के ज़ाया हो रहे हैं। और ये जो एहतजाज आप कर रहे हैं इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, मार्केट बैठ गई है। एहतजाज फौरी बंद कर दें और असम्बलियों में बैठ के बातचीत करें। एहतजाज करेंगे तो मुल्क डूब जाएगा। वहाँ पर ये पीटीआई को भी मशवरा दे रहे हैं। क्या दबंगा आदमी, देखो किसी को भी नहीं छोड़ रहा। इसने एहसन इकबाल को माफिया कह दिया। इस बंदे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसने पूरी हुकूमत को माफिया कह दिया। क्या मैं शहीद होने को तैयार हूं, मुझे जो मारेगा कत्ल करेगा मैं शहीद होने को तैयार हूं। यहाँ पीटीआई को भी कह रहे हैं कि 8 अरब 1 घंटे का और 200 अरब 1 दिन का बंद करें ये एहतजाज। क्या ड्रामा लगाया हुआ है ये पीटीआई को भी कह रहा है। ये जो इस वक्त पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि 8 अरब रुपया फी घंटे का लॉस हो रहा है, 8 अरब रुपया पर आवर। तो ये जितने फसादात हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करने के लिए असम्बलियाँ किस लिए हैं? मैं कहता हूँ असम्बलियों को चाहिए, तमाम पॉलिटिशियन को चाहिए, कोई मसला अगर हो नेशनल लेवल का तो उसे असम्बली में बैठ के हल किया जाए, ना कि आप सड़कों पे लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बने। आज आपके सामने ही है, मार्केट वर्स हुई है। एक लिहाज से मार्केट का ऊपर नीचे आना बेहतर है, मगर इस वक्त जो 200 अरब रुपए के करीब नुकसान हो रहा है पर डे, ये उसकी वजह से मार्केट नीचे आई है। अगर आज ही धरना खत्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अगले हफ्ते में विद इन 1 वीक मार्केट 1000 इंडेक्स ऊपर चली जाएगी। अब आपको आखिरी वीडियो सुनवानी। अब ये अच्छे बच्चे बन गए एकदम से। इनका सारा जो इनको इनकलाब आया हुआ है वो निकल गया। कई दफ़ा आप गोलगप्पे खा लेना गंदी जगह से, तो वो जो आपने पहले खाना खाया होता है, माजरत इस एग्जाम्पल के ऊपर, आई नो इट्स नॉट वेरी क्लीन, बट वो सब कुछ ही निकल जाता है। आखिर पे इन्होंने खा लिया गोलगप्पा बड़े वाला, उससे जितना इनको इनकलाब आया हुआ था वो सारा ही निकल गया। अबूजर शाद, मियाँ अबूजर शाद इनका नाम है। आपने अब ज़रा गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए मियाँ साहब को देखना है। हमारी यही तो मुसीबत है। हमें ना सियासतदान असली मिलता है, ना पीर असली मिलते हैं, ना हमें मौलवी साहबान असली मिलते हैं, ना जनरल असली मिलते हैं। जनरल जो है उन्हें सियासतदान बनना है, ना हमें सियासतदान अच्छे मिलते हैं, उन्हें डिक्टेटर बनना है। हमें बिजनेसमैन भी ठीक नहीं मिलते, वो भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अब आपने देख लिया कि एहसन इकबाल भी ना बचा, अपोजिशन भी ना बची, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। अब ज़रा देखिए आपका ईमान कैसे ताज़ा करते हैं। अब ये मिले फील्ड मार्शल साहब से। अब मुझे नहीं पता रब नेड़े के कसोन नेड़े, याद है ना आपको कि मुक्का नज़दीक है या अल्लाह नज़दीक है, वो एक मुहावरा है। अब यहाँ पर मियाँ साहब को बहुत पता है कि किस टोन और टेनर में बात करनी है। मियाँ साहब ने ये वहाँ क्या किया, चुक दो नखरे। याद है ना वो इस्लामाबाद के अंदर नखरे उठाए हुए थे। एक तो आप लोग हंसते बहुत हैं, मैं क्या कहूँ, उन्हें नखरे उठा चलें, वो आप गेंदें उठाना कह लें, बॉल्स उठाना कह लें। वो जो 2 बॉल्स लगी हुई थी ऐसे करके, उनको एक जनाना हाथ था एक मर्दाना था, वो उठाए हुए थे। शाद साहब ने इसकी भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं हाथ डलवाऊंगा, भले जनाना है मर्दाना। उन्होंने दोनों डाल के चुक दिया पूरा ही काम। नखरे बॉल्स को छोड़ दें, गेंदों को छोड़ दें, उन्होंने नखरे सर के ऊपर से उठा दिए। उन्होंने सबसे पहले कहा, जब वो फील्ड मार्शल साहब से मिले, उन्होंने कहा क्या मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ है, 2.5 घंटे हमें सुना। 2 घंटे की मुलाकात जो है वो पता नहीं 3.5 घंटे तक चली गई। 2.5 घंटे हमें सुना, बहुत अच्छा खाना खिलाया, अपने हाथों से नोट्स लेते रहे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रूह परवर मंजर होगा कि फील्ड मार्शल साहब अपने हाथों से नोट्स ले रहे हैं और अबूजर शाद साहब वारी जा रहे हैं, सदके जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं सल्यूट करता हूं आर्मी चीफ को, सियासतदान इनसे सीखें। अब सिपा सालार मुल्क की बेहतरी के लिए और कहां कहां जाए, उन्होंने कलब कर ये सवाल पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सदियों बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं, और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल इतनी गहराई तक चले गए
कहीं तेल ना निकल आए मियाँ अबूज़र शाह साहब, ज़्यादा गहराई में फील्ड मार्शल साहब को आपने भेज दिया, ज़्यादा गहराई में तो तेल ही निकलता है। सरकार, अब मुझे समझ नहीं कि आप साथ ही गए थे गहराई में या वो अकेले जा रहे थे। चुक प्रोग्राम था, मतलब कि अबूज़र शाह साहब ने इतना कि चुक दिया कि मैं भी टेलीविजन पर, मुझे छोड़ें, तलत हुसैन साहब गिर जाने लगे थे। सैयद तलत हुसैन साहब वैसे तो मुनाफिकों के वो भी एक अजीम पाए के ऊपर बैठे हुए हैं। लफाफा सहाफ़त और मुनाफिकत में तलत हुसैन का कोई, मैं कहता हूँ, जोड़ी नहीं है। लेकिन तलत हुसैन भी कुर्सी से गिरने लगा था क्योंकि इन्होंने कहा कि सदियों बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं। जी हाँ, अबूज़र शाद ने कहा कि ऐसी मुलाकातें सदियों के बाद होती हैं। तो जो तलत हुसैन थे उन्होंने कहा कि सदियां ना कहें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप साल कह लें कि सालों बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं। तो आप ज़रा खुद ही सोचिए, ज़रा वीडियो सुन लीजिए, तरोताज़ा हो जाएंगे आप फिर से कि शाद साहब माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त नखरे उठाते हैं। और मैं क्या कहूँ, नखरे ही उठाते हैं। ये सुनिए। क़याद मुहिब वतन फील्ड मार्शल साहब ने हमारी बात को तकरीबन 2.5 घंटे तक सुना, और जो मुलाकात 2 घंटे के लिए तय हुई थी वो 3.5 घंटे तक चली गई। खाना डिनर बहुत अच्छा दिया उन्होंने, मगर उन्होंने जिस दिलचस्पी से और अपने हाथों से और जिस तरह उन्होंने नोट्स लिखे थे, मैं सलूट करता हूँ कि इस तरह काश हमारे पाकिस्तान के सियासतदान इनसे सबक हासिल करें और सीखें कि दुनिया में तरक्की करने के लिए सिपा सलार कहाँ कहाँ जाएंगे। फील्ड मार्शल साहब ने जिस मोहब्बत से हम सब कारोबारी लोगों को इज्जत और एहतराम का रिश्ता दिया है, ये सदियों बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं जिसमें उन्होंने हर सेक्टर को फर्दन हर सेक्टर के प्रॉब्लम को जाती प्रॉब्लम समझा और एक एक बात को इतनी गहराई तक गए हैं कि मैं समझता हूं कि उन्होंने हमें हमारी फील्ड मार्शल होने का सबूत अदा कर दिया कि उन्होंने किस तरीके से ये तो आपने साबित कर दिया कि ये बड़ी बेहतरीन मुलाकात हुई और आपने लफ्ज सदियों का इस्तेमाल किया। बरसों का लफ्ज इस्तेमाल करते ज्यादा बेहतर था। बरसों का लफ्ज इस्तेमाल करते ज्यादा बेहतर था। सुन लिया आपने, ये है हमारे मुल्क की असल प्रॉब्लम। हमारे मुल्क में हर बंदा जेब में कैंची लेके फिर रहा है, वो जेब काटता है जहां उसको मौका मिलता है। सियासतदान, क्योंकि एहसन इकबाल हमारे मुखालिफ हैं, मुझे तो वो सियासी तौर पर बड़े ही बुरे लगते हैं। आपको पता, मैं तो रगेता हूँ उन्हें अक्सर, क्योंकि मेरे हिसाब से वो भी फ्रॉड ही करते हैं, अपने आप को प्रोफेसर भी लिखे फिरते हैं, सारा ही उनका प्रोफाइल जो है फ्रॉड पे मबनी है। तो मैं उनके बारे में कोई अच्छा गुमान तो नहीं रखता, आपको पता है। लेकिन आप गौर कीजिए कि ये शख्स अली अली करके चढ़ गया उसके ऊपर, सियासतदान के ऊपर, क्योंकि चढ़ सकता था। अपोजिशन के ऊपर भी ये बता रहा है, क्योंकि इसको कहा होगा उस दिन चिड़ियाघर ने या किसी ने कि भाई दे दे मियाँ साहब, दे दो। मियाँ साहब ने ठोक दी वो स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा था। लेकिन जैसे ही, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी आपने कैसी धुआंधार की, लेकिन जैसे ही फील्ड मार्शल से मिले, ओहो रूह परवर मनाजर थे। फिर तो ईमान ही ताज़ा हो गया। बस फिर नखरे थे कि नीचे ही नहीं कर रहे थे। वाह मियाँ साहब, वाह 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 वाह, मैं कहूँगा। लेकिन अब आपको समझ आई कि मिलिट्री जर्नल्स हों, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हों, जर्नलिस्ट हों, और अब ये बिजनेसमैन हों, इन सबको सोशल मीडिया से क्यों नफरत है? क्योंकि सोशल मीडिया ना होता तो ये सब कुछ इस तरीके से खिल के आपके सामने नहीं आना था जो आया है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। जो दोस्त मियाँ साहब को जानते हैं, मेरी तरफ से उन्हें पैगाम दीजिए। मुझे ज़ाती तौर पे मियाँ साहब आपसे कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो आपकी परफॉर्मेंस है, वी मस्ट क्लैप। तो आप सब इसके ऊपर अपनी फीडबैक भी दीजिएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।